10th की सोशल स्टडीज थोड़ी टफ तो है, ऐसे में अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम है और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे तो रिग्रेट करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के बाद मैंने एक सोर्स बताया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बताई हुई है पढ़ने की, और साथ में लास्ट में आपको मिलेगी एक बोनस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट, और नेशनलिज्म इन इंडिया है इंडियन हिस्ट्री का पार्ट। ये स्कोर करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन इसको स्कोर करना, ये अगर टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे तो आप कर पाएंगे आराम से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी क्या थे, राइट्स कैसे इंट्रोड्यूस हो पाए, और मोनार्की कैसे खत्म हुई। देन नेपोलियनिक एरिया, ये ऐसा पार्ट है जहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आ जाता है, जिसमें पूछ सकते हैं आपसे सिविल कोड क्या था, उसका ईयर क्या था, ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था। देन रिफॉर्म्स क्या क्या थे जो नेपोलियन ने किए थे। फ्रांस के बाहर भी कैसे नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया था, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला पार्ट है यूनिफिकेशन। जर्मनी और इटली दोनों का यूनिफिकेशन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ये 3 मार्क्स में पूछ ले या 5 मार्क्स में पूछ ले, ठीक है। और यहाँ से जो आपके लीडर्स के नाम है, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। और अगर मान लो लॉन्ग आंसर में आता है और अगर आप ये लीडर्स के नाम लिखते हैं तो आपके आंसर्स को थोड़ी सी एज मिलेगी, थोड़ा सा टीचर जो है वो इम्प्रेस होंगे, राइट। तो यूनिफिकेशन ढंग से पढ़ के जाएंगे। देन की कंसेप्ट, नेशन स्टेट का हो, रोमांटिसिज्म हो, कंजर्वेटिज्म वर्सेस लिबरलिज्म हो, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है इन चीजों का। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 मार्क्स में कि भाई नेशन स्टेट को डिफाइन करिए, तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। अगर कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म के बीच का डिफरेंस पूछ लिया तो आप टेबल फॉर्मेट में उसको बता पाए। ये जो है ये लगभग लॉन्ग आंसर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा डेट्स, यहाँ पर कम डेट्स हैं लेकिन आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वहां पर बेकार में आपका 1 मार्क कम हो जाएगा अगर आप डेट्स याद नहीं करते हैं तो। देन नेशनलिज्म इन इंडिया, वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या था, इकोनॉमिक हार्डशिप्स कैसे आई, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ आर्मी में, और प्राइसेस कैसे बढ़ गए, मतलब इंडिया को वर्ल्ड वॉर 1 के कारण क्या क्या फेस करना पड़ा। तो हो सकता है कि आपसे इम्पैक्ट पूछ ले कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट था। ये लॉन्ग आंसर एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, तो इसको वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। देन रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, हो सकता है आपसे बोल दे कि भाई 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आप डिफाइन करिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी ट्रायल के बगैर इंडियंस जो थे उनको क्या किया जा सकता था, जेल में बंद किया जा सकता था, ठीक है। फिर इसी में आ जाता है एक और पार्ट, जलियांवाला बाग। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि और भी बहुत सारा कुछ है पूछने के लिए, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। डेट पूछी जा सकती है, ठीक है, ईयर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और दूसरा ये वाली डेट से ज्यादा ये वाली डेट्स पूछी जा सकती हैं। चलो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश गुड्स को कैसे बॉयकॉट करने के लिए बोला जा रहा था, स्कूल्स को बॉयकॉट करने कहा गया था, लॉयर्स ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी थी, जजेस ने जाना बंद कर दिया था, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। देन चौरा चौरी इंसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। देन बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, 1930। नॉन कोऑपरेशन से ज्यादा सवाल आते हैं सिविल डिसोबीडियंस से, और ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंस बता दो, मतलब गोल क्या क्या थे, एम क्या क्या थे इन दोनों के, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहे तो ऐसे पूछ सकता है लॉन्ग आंसर, राइट। सॉल्ट मार्च के बारे में, डांडी मार्च के बारे में पूछा जा सकता है। मैप में हो सकता है आपसे बोल दिया जाए कि भाई डांडी जो है उसको क्या करो, लोकेट करो, तो पता होना चाहिए कहाँ पर है। सॉल्ट लॉ क्या था, उसको ब्रेक क्यों किया गया था, किसने किया था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई थी, इंडिया ने किस किस में पार्टिसिपेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का था, मास प्रोटेस्ट हुए, डू और डाई वाला जो स्लोगन था इसमें आया था, ठीक है, और ब्रिटिश क्रैकडाउन हुआ था। ये स्टोरी फॉर्मेट में याद कर लेना, क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट में ही पूछे जाते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर एनालिटिक क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। की लीडर्स, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो आपकी बुक में इनके बारे में लिखा है बस उतना ही पढ़ना है और उतना ही वहां पर लिखना है, ठीक है। और इन्हीं लीडर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। आपके पास आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, यूट्यूब बहुत सारे आप देख सकते हैं। मैं बता सकती हूँ कि अनुशाला पर मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, तो आप अनुशाला पर जाएंगे यूट्यूब पर, वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और आपको मिलेगी ये वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, जिसमें लेटेस्ट लिखा होगा, क्लास 10th हिस्ट्री लेटेस्ट, वहां पर आपको ये दोनों चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो,
अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा है तो इसको वैसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप के रिसोर्सेज जो है वो हमें बताए गए हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रोसेस क्या होती है रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन किया गया पॉइंट्स में, आप वैसे ही पॉइंट्स में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लैंड यूज एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, फॉरेस्ट, वेस्टलैंड और अर्बन एरियाज में कैसे लैंड यूज किया जाता है। देन सॉइल टाइप्स, ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी मिस कर दो, इसको मिस करके मत जाना। आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो है उनके फीचर्स क्या है, कौन से रीजन में वो पाई जाती हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स उनमें ज्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। ठीक है, कौन सी फर्टाइल होती है, कौन सी कम फर्टाइल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म मतलब सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर पा रहे हैं भाई, अलग अलग प्रकार की मेथड्स हैं जिनसे सॉइल को कंजर्व किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि आपसे 2 मार्क्स में पूछ ले कि भाई कंटूर प्लॉइंग क्या होती है आप बताइए। ठीक है, या एफॉरेस्ट्रेशन के तरीके क्या क्या हैं ये बताइए। तो आपको ये बनना चाहिए। ज्यादा फैक्चुअल है लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको नोट्स बनाकर अपने वहीं से रिवाइज कर लें। हालांकि अगर आपका हाफ ईयरली आ गया तो आपके नोट्स अब तक प्रिपेयर हो ही गए होंगे। देन सेकंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक वैल्यू क्या है बायोडाइवर्सिटी की, दैट यू मस्ट नो। फॉरेस्ट टाइप्स कितने हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। इनके फीचर्स क्या है, मतलब कैसे फॉरेस्ट को आप रिजर्व्ड कहते हैं, कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड और किनको अनक्लास्ड। ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन के कॉजेज, ये तो भाई इतना सिंपल है, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो तुमको बन जाएगा, बहुत जनरल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना होगा ना तो आपसे रीजंस पूछ लेगा डिफॉरेस्ट्रेशन के, फिर तो सिंपल ही है। अगर ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ गया तो आपके लिए ये मार्क्स स्कोर करना इजी होगा। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं और चिपको मूवमेंट क्या था ईयर के साथ, कहाँ पर हुआ था, ये सारी जगह, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो यहाँ से हो सकता है केस स्टडी में भी दे दे। ठीक है, आपको लास्ट में 3 केस स्टडी पूछी जाएंगी तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर वाली केस स्टडी आपको दी जाए। देन वाटर रिसोर्स, स्केर्सिटी क्यों है भाई, स्केर्सिटी है तभी तो हमको पढ़ना पड़ रहा है इसको। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि, ठीक है, ओवर यूज है और पोल्यूशन है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन ऐसा ही डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज जैसा। अगर ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ गया तो इजीली लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी मार्क्स नहीं छोड़ने। देन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डैम्स बने हैं जैसे कि भाखड़ा नागल तेहरी डैम, ये आपसे मैप में पूछ सकता है, तो इनकी लोकेशन ढंग से याद करके जाना। ठीक है, इरिगेशन, पावर एंड फ्लड कंट्रोल, क्यों हम अलग अलग प्रकार के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और कौन से डैम का पर्पस क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है भाई, अगेन अनदर सिंपल क्वेश्चन, डैम बनाने से प्रॉब्लम क्या क्या होती है, फ्लड आ सकता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा लोगों का, वहां का लाइफ स्टॉक जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट क्या है आपको ये पता होना चाहिए, मतलब किस चीज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पुराने तरीके थे जैसे बावरीज बना लिए जाते थे, ठीक है, राजस्थान में टंकास बनाए जाते थे, और मॉडर्न मेथड क्या है, आज कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई आप इसके क्या लिख दो एडवांटेजेस, तो आपको ये भी लिखते बनना चाहिए। डन। अगेन आप जा सकते हैं अनुशाला पर, वहां पर प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको क्लास 10th ज्योग्राफी अल्टीमेट रिवीजन वाली सीरीज मिलेगी जहां पर आपको ये चैप्टर्स शॉर्ट में समझा दिए जाएंगे। आई वुड सजेस्ट, देखो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, आप चाहे तो उनको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने वीडियोस इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे भी नहीं है कि 10 मिनट में मैं पूरा चैप्टर समझा दे रही हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आप चैप्टर की समरी तो देख लेंगे, लेकिन जब आप आंसर्स लिखने जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स लिखने जाएंगे, तो आपके पास कंटेंट नहीं बचेगा। तो अगर आप ये वीडियोस देखते हैं जो थोड़े से बड़े हैं तो आपके पास आंसर राइटिंग में भी कंटेंट होगा। ठीक है, हालांकि अगर आपको लगता है कि वीडियोस थोड़े बड़े हैं तो आप 2x की स्पीड में देखो। ठीक है, या स्किप कर करके देख लो कि आपको काम का जो कंटेंट है आप उसको देख लो, बाकी को स्किप कर दो। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी दी है। ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो लास्ट में तुमको केस स्टडी दी जाती है उसमें एक क्वेश्चन इसका उठा के दे दिया जाए, लेकिन इससे मिलने वाला जो रिजल्ट था वो आपके लॉन्ग आंसर में आ सकता है कि
फेडरल पावर शेयरिंग क्या है या मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, क्या बेटर है, दोनों के फीचर्स क्या है, कंपेयर करते बनना चाहिए। देन फॉर्म्स क्या है भाई पावर शेयरिंग के, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। ये आपको लॉन्ग आंसर का ही फॉर्मेट फॉलो करके लिखना है, ठीक है। अगर आपसे बोले कि कंपेयर कर दो तो आप ऐसे एक टेबल बनाकर एक तरफ हॉरिजॉन्टल समझा सकते हो, एक तरफ वर्टिकल समझा सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो भाई एक इंट्रोडक्शन लिखो कि फॉर्म्स कितने होते हैं, 2 फॉर्म के होते हैं, ठीक है। फिर आप फर्स्ट लिखो हॉरिजॉन्टल, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो पूरा। सेकंड लिखो वर्टिकल, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में लिख दो कंक्लूजन। तो ये जो फॉर्मेट है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है, इसको फॉलो करना है लॉन्ग आंसर्स में। यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, डिविजन ऑफ पावर्स है ये, ठीक है। तो भाई कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये भी पता होना चाहिए, और कौन सी लिस्ट में कौन सी बॉडी जो है वो लॉ बना सकती है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर में तो नहीं आएगा, लेकिन ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, और हो सकता है इसे आप हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। फेडरलिज्म की बात करेंगे, फीचर्स क्या है भाई फेडरलिज्म के, लॉन्ग आंसर का अगेन फॉर्मेट यहाँ पर आप देखेंगे। 2 लेवल्स होते हैं, 2 मिनिमम है, 2 या 2 से ज्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं फेडरल कंट्री है। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे मेंटेन करा पा रहे हैं फेडरलिज्म को, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और अर्बन बॉडीज, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में भी 2 लेवल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन यानी इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, राइट। और डिसेंट्रलाइजेशन हो कैसे रहा है, पीपल का पार्टिसिपेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या फायदे हो रहे हैं, लोग एक तो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, लोकल सोल्यूशंस मिल पा रहे हैं, ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड हो रही है, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है ना। अगर आप ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगेन अनुशाला पर जा सकते हैं, प्ले लिस्ट पर देखेंगे क्लास 10th सिविक्स, ठीक है, और इस पर आप वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। कुछ 1 शॉट वीडियो भी है और कुछ के 2 पार्ट भी हैं, ये दोनों चैप्टर यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। आई वुड सजेस्ट 2x की स्पीड पर ही देखना, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो ना, आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक। चलो लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट के गोल्स क्या है, इनकम इनकम इक्वालिटी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी, ये सब होते क्या है पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिकेटर्स क्या है भाई, पर कैपिटा इनकम, 2 मार्क्स, अगेन बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन टू द पॉइंट आंसर लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके, और ये हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए। देन एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन कौन से बेसिस पर, क्राइटेरिया क्या क्या है, हेल्थ एजुकेशन इनकम, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इंडिया का इसमें परफॉर्मेंस कैसा है ये भी, ठीक है। देन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी सबसे पहले तो क्या होता है, अगेन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। तो आपको बताना है कि भाई आज रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि फ्यूचर के लिए भी बच जाए और आज की नीड भी पूरी हो जाए, राइट। और अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पूछना होगा तो वेज पूछ लेगा, तो सिंपल है, लिख दो भाई सस्टेनेबिलिटी आज कैसे यूज कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट मत करो, ठीक है, अननेसेसरी माइनिंग मत करो, या नेचर को हील होने का समय दो, ये सब लिख सकते हैं आप उसमें। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कितने सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्या होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व है, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रेंड्स क्या है, जीडीपी में कौन कितना कंट्रीब्यूट पहले कर रहा था और अब कितना कर रहा है, और एम्प्लॉयमेंट में भी कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, किस में कम है, किस में बढ़ानी चाहिए, डेवलपमेंट किस में ज्यादा होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज वर्सेज अनऑर्गेनाइज, अगेन अ कंपैरिजन क्वेश्चन, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने बोल सकता है कि भाई एक व्यक्ति है, केस स्टडी के फॉर्म में दे सकते हैं कि एक व्यक्ति ए है वो अनऑर्गेनाइज में है और बी है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप बताइए कि दोनों की लाइफ कैसी होगी, तो आप एक टेबल बना के उसको कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं। देन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और साथ में इनको आपको लिखते भी बनना चाहिए। देन लास्ट मनी एंड क्रेडिट, बार्टर सिस्टम क्या था और क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें जिसके कारण मनी का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। मॉडर्न बैंकिंग में आज डिपॉजिट लोन्स और क्रेडिट की बात की जाती है, ये तीनों के मतलब आपको पता होने चाहिए कि डिपॉजिट का मतलब क्या है, लोन का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, ठीक है।
फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट, अगेन अ कंपैरिजन क्वेश्चन। सी आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर में एक कंपैरिजन क्वेश्चन तो आ ही रहा है, उसको जरूर से प्रिपेयर कर ले। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होते हैं, ठीक है, किससे क्रेडिट लेंगे तो फॉर्मल कहलाएगा, कहाँ से लेंगे तो इनफॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। बैंक्स, कोऑपरेटिव वर्सेस मनी लेंडर्स, यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है ये भी बताना चाहिए, ठीक है, कि क्यों इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ कम जाना चाहिए और फॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है, और कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक केस स्टडी भी बन सकती है, और नहीं बननी होगी तो वो आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ से पूछ लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अगेन अनुशाला पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स अल्टीमेट रिवीजन सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने थे। एंड एज आई प्रॉमिस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि आपके लिए लास्ट में एक बोनस वीडियो है, वो क्या है, ये वाला। अनुशाला में आप वीडियोस पर जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ये कंप्लीट मैप वर्क क्लास 10th। इसको किए बगैर मत जाना, क्योंकि आपके लिए पास आने वाले 5 मार्क्स का मैप वर्क, ठीक है। और असल में जो सीबीएसई की लिस्ट निकलती है उसमें से ही आते हैं मैप वर्क, और इस वीडियो में मैंने वो सारे कवर किए हैं, ठीक है। तो 30 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा स्किप करके जल्दी जल्दी चैप्टर वाइज देख लेना, और याद करके अच्छे से चले जाना कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, राइट। इसके अलावा अगर आप और कुछ टिप्स चाहते हैं तो आपको एक वीडियो और मिल जाएगा गाइडिंग टिप्स के अंदर, एक प्लेलिस्ट है गाइडिंग टिप्स, ठीक है। वहां पर जाके आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा। मेरा सबसे पुराना वीडियो लगभग 45 मिनट्स का है, 43 मिनट्स का है, कुछ बहुत स्लो है क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बनाया था, लेकिन उसमें मैंने समझाया कि कौन से नंबर, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको कितना लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको क्या लिखना है और क्या अवॉइड करना है। आप ये सब कुछ देख सकते हैं वीडियो में, सॉरी वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। अगर आप उसको देखते हैं तो थोड़ा कुछ आपको फायदा होगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये वीडियो देखकर जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जरूर जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इस वीडियो की जरूरत सबको पड़ने वाली है। और अगर आपको अनुशाला के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।